नमस्ते दोस्तों, डीवाई बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक बेहतरीन लीडर बनने में मदद करेगी। एंटरलीडरशिप बाय डेव रैमसे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, लीडरशिप इज सर्विस। तो दोस्तों, एंटरलीडरशिप का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी लेसन है वो है लीडरशिप इज सर्विस। मतलब लीडरशिप का मतलब है सेवा करना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ ऑर्डर्स देता है या कंट्रोल करता है, बल्कि वो होता है जो अपनी टीम की सेवा करता है, उनकी हेल्प करता है ग्रो करने में और उन्हें सक्सेसफुल होने में सपोर्ट करता है। सोचिए, एक अच्छा लीडर अपनी टीम के लिए क्या करता है? वो उन्हें गाइड करता है, उन्हें सिखाता है, उनकी सुनता है, उनकी केयर करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। ये सब एक तरह की सेवा ही तो है। रैमसे कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक सर्वेंट लीडर बनना होगा। आपको अपनी टीम के मेंबर्स की नीड्स को अपनी नीड्स से ऊपर रखना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपकी टीम की सक्सेस में ही आपकी सक्सेस छुपी हुई है। जब आपकी टीम के लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। अब सवाल ये है कि लीडरशिप एज सर्विस का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? रैमसे इसके कुछ एस्पेक्ट्स बताते हैं। सबसे पहले तो एक लीडर को अपनी टीम के लिए एक क्लियर विजन सेट करना होता है। उन्हें ये बताना होता है कि कंपनी कहाँ जा रही है और हर एक मेंबर का उसमें क्या रोल है। जब टीम को पता होता है कि उनका कॉमन गोल क्या है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। दूसरा, एक लीडर को अपनी टीम के मेंबर्स को डेवलप करने में हेल्प करनी होती है। उन्हें उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं। उन्हें मेंटर करना होता है और उन्हें गाइड करना होता है ताकि वो अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सके। तीसरा, एक लीडर को अपनी टीम के मेंबर्स की सुननी होती है। उन्हें उनकी ओपिनियंस और आइडियाज को वैल्यू करना होता है। उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहां हर कोई अपनी बात को खुलकर कह सके। जब टीम के मेंबर्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो ज्यादा एंगेज्ड और कमिटेड फील करते हैं। चौथा, एक लीडर को अपनी टीम के मेंबर्स की केयर करनी होती है। उन्हें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने में हेल्प करनी होती है। उन्हें उनके साथ एम्पैथी दिखानी होती है और उन्हें सपोर्ट करना होता है जब उन्हें इसकी जरूरत होती है। रैमसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि जब वो अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस चला रहे थे तो उनका सबसे पहला फोकस अपनी टीम के लोगों की केयर करना था। वो उन्हें अच्छी सैलरी देते थे, उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स देते थे और उन्हें एक पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम के लोग बहुत लॉयल और कमिटेड थे और उन्होंने कंपनी को बहुत सक्सेसफुल बनाया। हमारे इंडियन कल्चर में भी सेवा का बहुत महत्व है। हम हमेशा से ही दूसरों की हेल्प करने और उनकी केयर करने की वैल्यूज को मानते आए हैं। बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप अपनी टीम की सेवा करेंगे तो वो भी आपके बिजनेस की सेवा करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, एंटरलीडरशिप का पहला लेसन हमें यही सिखाता है कि लीडरशिप का मतलब कंट्रोल करना या ऑर्डर्स देना नहीं है, बल्कि सेवा करना है। अपनी टीम की नीड्स को प्रायोरिटी दें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करें। जब आप एक सर्वेंट लीडर बनेंगे तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी जरूर बनेंगे। हमेशा याद रखिए, लीडरशिप इज सर्विस। लेसन 2, लाइव बाय क्लियर कोर वैल्यूज। तो दोस्तों, लीडरशिप इज सर्विस के बारे में जानने के बाद एंटरलीडरशिप का दूसरा लेसन हमें सिखाता है लाइव बाय क्लियर कोर वैल्यूज, मतलब स्पष्ट मूल मूल्यों के अनुसार जीना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन कोर वैल्यूज पर ही टिकी होती है। ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपकी कंपनी के कल्चर को शेप करते हैं, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपकी टीम के बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। रैमसे कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक सक्सेसफुल रहे तो आपको सबसे पहले अपनी कोर वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करना होगा और फिर उन्हें अपनी कंपनी के हर पहलू में जीना होगा। अब सवाल ये है कि कोर वैल्यूज क्या होती हैं? ये वो फंडामेंटल बिलीव्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं,
और आप अपनी टीम के मेंबर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। कोर वैल्यूज आपकी कंपनी की आइडेंटिटी का एक पार्ट होती हैं और ये आपको अपनी कंपटीटर्स से अलग बनाती है। रैम से अपनी कंपनी रैम से सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल देते हैं। उनकी कुछ कोर वैल्यूज हैं जैसे कि वी ट्रीट एवरीवन विद ऑनर, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, वी हैव द हार्ट ऑफ अ टीचर और वी डू व्हाट्स राइट नॉट व्हाट्स पॉपुलर। वो बताते हैं कि उन्होंने इन वैल्यूज को बहुत सोच समझकर चुना है और वो ये इंश्योर करते हैं कि उनकी पूरी टीम इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही काम करे। वो अपनी हायरिंग प्रोसेस में भी इन वैल्यूज को देखते हैं और जो लोग इन वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करते उन्हें हायर नहीं करते। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी कोर वैल्यूज का बहुत महत्व है। बहुत सारी सक्सेसफुल इंडियन कंपनियां अपनी स्ट्रांग वैल्यूज के लिए जानी जाती हैं। ये वैल्यूज उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन देती हैं और उन्हें मुश्किल समय में सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। चाहे आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी, आपको अपनी कोर वैल्यूज को डिफाइन करना चाहिए और उन्हें अपनी कंपनी के हर लेवल पर कम्युनिकेट करना चाहिए। ऑथर ये भी बताते हैं कि सिर्फ कोर वैल्यूज को डिफाइन करना ही काफी नहीं है, आपको उन्हें जीना भी होगा। इसका मतलब है कि आपके लीडर्स को उन वैल्यूज को एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना होगा और पूरी टीम को उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए इनकरेज करना होगा। अगर आपकी कंपनी की एक कोर वैल्यू कस्टमर फर्स्ट है तो आपके हर एम्प्लॉय को हर डिसीजन में कस्टमर की नीड्स को प्रायोरिटी देनी होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कोर वैल्यूज ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये सिर्फ वो वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो आपने अपनी वेबसाइट पर लिख दिए हैं। ये वो बिलीव्स होने चाहिए जो सच में आपकी कंपनी के डीएनए में रचे से हों। जब आपकी कोर वैल्यूज ऑथेंटिक होती हैं तो आपकी टीम उन्हें आसानी से अपना लेती है और उन्हें जीना उनके लिए नेचुरल हो जाता है। तो दोस्तों, एंट्री लीडरशिप का दूसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी कंपनी के लिए क्लियर कोर वैल्यूज डिफाइन करनी होंगी और फिर उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना होगा। ये वैल्यूज आपकी कंपनी के कल्चर को मजबूत बनाएंगी, आपकी टीम को एक कॉमन पर्पस देंगी और आपको लंबे समय तक सक्सेस हासिल करने में हेल्प करेंगी। हमेशा याद रखिए, लिव बाय क्लियर कोर वैल्यूज। लेसन 3, हायर वेल। तो दोस्तों, क्लियर कोर वैल्यूज के अनुसार जीने के बाद एंट्री लीडरशिप का तीसरा लेसन हमें सिखाता है हायर वेल मतलब अच्छे लोगों को भर्ती करना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी एसेट होती है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों को हायर करना होगा जो न सिर्फ टैलेंटेड हों बल्कि आपकी कंपनी की वैल्यूज के साथ भी अलाइन करते हों। रैमसे कहते हैं कि गलत लोगों को हायर करने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए हायरिंग प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि अच्छे लोग कौन होते हैं। रैमसे के अनुसार अच्छे लोग वो होते हैं जिनके पास राइट स्किल्स और एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनका एटीट्यूड और उनका कैरेक्टर। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो हार्ड वर्किंग हों, लॉयल हों, पॉजिटिव हों और टीम प्लेयर हों। उन्हें आपकी कंपनी के मिशन और विजन पर बिलीव करना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए पैशनेट होना चाहिए। रैमसे अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस के हायरिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि वो सिर्फ रेज्यूमे और इंटरव्यू के बेसिस पर लोगों को हायर नहीं करते हैं। वो बहुत सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू करते हैं, रेफरेंसेस चेक करते हैं और कई बार तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कुछ दिनों के लिए कंपनी में काम करने के लिए भी कहते हैं ताकि वो ये देख सकें कि वो कल्चर में फिट होते हैं या नहीं। उनका मानना है कि एक गलत हायरिंग आपकी पूरी टीम की मोरल को डाउन कर सकती है और आपके बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी सही टैलेंट को हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर आपके पास एक स्ट्रांग और कैपेबल टीम है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो आपके विजन को शेयर करते हों और आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हों। ऑथर ये भी बताते हैं कि हायरिंग प्रोसेस में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। एक बार जब आप राइट लोगों को हायर कर लेते हैं तो आपको उन्हें ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। इसके विपरीत, अगर आप गलत लोगों को हायर करते हैं तो आपको उन्हें लगातार मैनेज करना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस इश्यूज को डील करना पड़ेगा और आखिर में शायद उन्हें फायर भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी कंपनी के कल्चर को ध्यान में रखकर हायरिंग करनी चाहिए। हर कंपनी का अपना एक यूनिक कल्चर होता है और आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो उस कल्चर में फिट हो सके। अगर आपकी कंपनी में टीम वर्क और कोलैबोरेशन को वैल्यू दी जाती है तो आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो टीम प्लेयर हों और दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हों। तो दोस्तों,
एंटरप्रेन्योरशिप का तीसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए अच्छे लोगों को हायर करना कितना जरूरी है। सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस पर ही फोकस न करें, बल्कि एटीट्यूड और कैरेक्टर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें। हायरिंग प्रोसेस में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी कंपनी की वैल्यूज के साथ अलाइन करते हों। जब आपके पास एक स्ट्रांग और टैलेंटेड टीम होगी तो आप किसी भी चैलेंज का सामना आसानी से कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, हायर वेल। लेसन 4, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोस्तों, अच्छे लोगों को हायर करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का चौथा लेसन हमें सिखाता है क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर टीम मेंबर को यह पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जब भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्लियर होती हैं तो कंफ्यूजन कम होता है, काम आसानी से होता है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। रैमसे कहते हैं कि अगर आपकी टीम में हर कोई अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेशंस को समझता है तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर एक पोजीशन के लिए एक डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें उस रोल के मेन टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लियरली मेंशन हो। टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें किस काम के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और उनकी सक्सेस को कैसे मेजर किया जाएगा। रैमसे अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस में इस प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे क्या करना है तो वो उसे अच्छे से कैसे कर पाएगा। वो बताते हैं कि हर एक एम्प्लॉय के पास एक क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और उन्हें रेगुलरली फीडबैक दिया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जब आपकी टीम ग्रो कर रही होती है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर किसी को अपनी जगह और अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में पता हो। इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होता है और टीम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाती है। चाहे आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी, हर एम्प्लॉय के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करना जरूरी है। ऑथर ये भी बताते हैं कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिर्फ डिफाइन करना ही काफी नहीं है, उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी उतना ही जरूरी है। टीम मीटिंग्स में, वन-ऑन-वन कन्वर्सेशंस में और कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में इन चीजों को क्लियरली मेंशन करना चाहिए। जब हर कोई सेम पेज पर होता है तो टीम में हार्मनी और कोऑपरेशन बना रहता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए कई बार टीम मेंबर्स को अपनी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटकर भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। जब कोई नया टास्क असाइन किया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली बतानी चाहिए। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का चौथा लेसन हमें यही सिखाता है कि टीम की सक्सेस के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कितना जरूरी है। हर एक पोजीशन के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करें, उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन को समझता हो। जब हर कोई अपनी रोल को अच्छे से निभाएगा तो आपकी टीम मिलकर बड़े गोल्स अचीव कर पाएगी। हमेशा याद रखिए, क्लियरली डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेसन 5, कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑफन। तो दोस्तों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का 5वां लेसन हमें सिखाता है कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑफन, मतलब स्पष्ट रूप से और अक्सर संवाद करें। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी सक्सेसफुल टीम की नींव होती है। जब टीम मेंबर्स आपस में खुलकर और रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं और टीम का मोराल हाई रहता है। रैमसे कहते हैं कि एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है अपनी टीम के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। अब सवाल ये है कि क्लियर और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपको अपनी टीम के साथ अपने गोल्स, प्रायोरिटीज, एक्सपेक्टेशंस और फीडबैक को रेगुलरली शेयर करना चाहिए। आपको उन्हें ये बताना चाहिए कि कंपनी कहाँ जा रही है, हर एक का उसमें क्या रोल है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप डाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि टीम मेंबर्स को भी अपनी ओपिनियंस, आइडियाज और कंसर्न्स को खुलकर शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। रैमसे अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को बहुत वैल्यू करते हैं। वो रेगुलर टीम मीटिंग्स करते हैं,
वन न वन कन्वर्सेशंस करते हैं और एक ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं जहां हर कोई अपनी बात को बिना किसी डर के कह सके। उनका मानना है कि जब टीम मेंबर्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो ज्यादा एंगेज्ड और कमिटेड फील करते हैं। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब टीमें रिमोटली काम कर रही हों या जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो, तो क्लियर और फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल हो जाता है। आपको ऐसे चैनल्स और प्रोसेसेज बनाने चाहिए जिनके थ्रू टीम मेंबर्स आसानी से आपस में कम्युनिकेट कर सकें, चाहे वो ईमेल हो, वीडियो कॉल्स हों या इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हों। सही टूल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। ऑथर ये भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता है। नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस भी कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक लीडर को इन क्यूज के बारे में अवेयर होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनका मैसेज क्लियरली और कंसिस्टेंटली डिलीवर हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन टाइमली होना चाहिए। जब कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे तुरंत टीम के साथ शेयर करना चाहिए। डिले करने से मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों, एंट्री लीडरशिप का 5वां लेसन हमें यही सिखाता है कि टीम की सक्सेस के लिए क्लियरली और फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है। अपने गोल्स, एक्सपेक्टेशंस और फीडबैक को रेगुलरली शेयर करें, टीम मेंबर्स को अपनी बात कहने का मौका दें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करें। जब आपकी टीम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करेगी तो वो ज्यादा कोहेसिव और प्रोडक्टिव बनेगी। हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑफ्टन। लेसन 6, लीड एंड मैनेज विद अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से और अक्सर संवाद करने के बाद एंट्री लीडरशिप का 6वां लेसन हमें सिखाता है लीड एंड मैनेज विद अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही के साथ लीड और मैनेज करना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर सिर्फ विजन सेट नहीं करता और कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि वो अपनी टीम को अकाउंटेबल भी रखता है। इसका मतलब है कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर किया जाएगा और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रैमसे कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हाई परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट करती है। अब सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ लीड और मैनेज करने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको अपनी टीम के लिए क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट करने होंगे। हर एक रोल के लिए स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स होने चाहिए। टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि उनसे क्या अचीव करने की उम्मीद है और उनकी सक्सेस को कैसे ट्रैक किया जाएगा। रैमसे अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो बताते हैं कि हर एम्प्लॉय के पास क्लियर गोल्स होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू किया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है तो उसे सपोर्ट और कोचिंग दी जाती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में लगातार कमी रहती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। उनका मानना है कि अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं तो ये जरूरी है कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली ले और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करे। अकाउंटेबिलिटी टीम में ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बिल्ड करती है। जब हर किसी को पता होता है कि दूसरे पर भरोसा किया जा सकता है कि वो अपना काम करेंगे तो टीम ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ टीम मेंबर्स पर ही नहीं बल्कि लीडर्स पर भी अप्लाई होती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए खुद को भी अकाउंटेबल मानता है। अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो लीडर को ये देखना चाहिए कि क्या वो अपनी टीम को सही सपोर्ट और गाइडेंस दे रहा है या नहीं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी को पनिशमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसका मकसद लोगों को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प करना है। जब कोई एम्प्लॉय अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है तो उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय ये देखना चाहिए कि उसे किस तरह की हेल्प की जरूरत है। तो दोस्तों, एंट्री लीडरशिप का 6वां लेसन हमें यही सिखाता है कि सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए जवाबदेही के साथ लीड और मैनेज करना कितना जरूरी है। क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट करें, रेगुलरली परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और एक ऐसी कल्चर क्रिएट करें जहां हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अकाउंटेबल हो। जब आपकी टीम में अकाउंटेबिलिटी होगी तो आप हाई परफॉर्मेंस अचीव कर पाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। हमेशा याद रखिए, लीड एंड मैनेज विद अकाउंटेबिलिटी। लेसन 7, रिवॉर्ड एंड सेलिब्रेट सक्सेस। तो दोस्तों, जवाबदेही के साथ लीड और मैनेज करने के बाद एंट्री लीडरशिप का 7वां लेसन हमें सिखाता है
रिवॉर्ड एंड सेलिब्रेट सक्सेस मतलब सफलता को पुरस्कृत करना और उसका जश्न मनाना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और गोल्स अचीव करती है तो उसे रिकॉग्नाइज करना और सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ टीम के मोराल को बूस्ट करता है बल्कि उन्हें आगे और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट भी करता है। रैमसे कहते हैं कि एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम की हार्ड वर्क और अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करे। अब सवाल ये है कि सक्सेस को रिवॉर्ड और सेलिब्रेट करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या है। रैमसे इसके कई ऑप्शंस बताते हैं। ये मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि बोनस, इंसेंटिव्स या सैलरी इंक्रीमेंट। ये नॉन मॉनेटरी रिकॉग्निशन भी हो सकता है जैसे कि पब्लिक एप्रिसिएशन, अवार्ड्स या स्पेशल बेनिफिट्स। इंपॉर्टेंट ये है कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जेन्युइन और टाइमली होना चाहिए। जब किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे तुरंत एप्रिशिएट करना चाहिए। रैमसे अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस में इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो रेगुलरली अपनी टीम के मेंबर्स को उनकी अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। उनके पास अलग अलग तरह के अवार्ड प्रोग्राम्स हैं और वो कंपनी वाइड सेलिब्रेशंस भी करते हैं जब वो कोई बड़ा गोल अचीव करते हैं। उनका मानना है कि जब टीम को ये फील होता है कि उनकी हार्ड वर्क को वैल्यू किया जा रहा है तो वो और भी ज्यादा कमिटेड होकर काम करते हैं। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी रिकॉग्निशन और सेलिब्रेशन का बहुत महत्व है। हम अक्सर अपनी टीम के मेंबर्स की मेहनत को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा थैंक यू नोट या एक पब्लिक शाउट आउट भी उनकी मोरल को बहुत बूस्ट कर सकता है। अगर आपकी कंपनी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है या कोई सेल्स टारगेट अचीव किया है तो उसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। ये टीम में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं होना चाहिए। आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब कोई टीम मेंबर किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम परफॉर्मेंस को भी फोकस करना चाहिए। कई बार टीम वर्क की वजह से ही सक्सेस मिलती है, इसलिए पूरी टीम को भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। तो दोस्तों, एंटरलीडरशिप का 7वां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी टीम की सक्सेस को रिवॉर्ड करना और सेलिब्रेट करना कितना जरूरी है। ये उन्हें मोटिवेट करेगा, उनके मोराल को बूस्ट करेगा और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करेगा। हमेशा याद रखिए, रिवॉर्ड एंड सेलिब्रेट सक्सेस। लेसन 8, कन्फ्रंट एंड करेक्ट पुअर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, सफलता को पुरस्कृत करने और उसका जश्न मनाने के बाद एंटरलीडरशिप का 8वां लेसन हमें सिखाता है कन्फ्रंट एंड करेक्ट पुअर परफॉर्मेंस मतलब खराब प्रदर्शन का सामना करना और उसे ठीक करना। डेव रैमसे इस बात पर जोर देते हैं कि एक लीडर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी टीम को मोटिवेट करना और उनकी तारीफ करना ही नहीं है, बल्कि जब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसे एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है। रैमसे कहते हैं कि खराब परफॉर्मेंस को इग्नोर करने से पूरी टीम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। अब सवाल ये है कि खराब प्रदर्शन का सामना कैसे किया जाए और उसे कैसे ठीक किया जाए। रैमसे इसके लिए कुछ स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को क्लियरली आइडेंटिफाई करना होगा। आपको ये समझना होगा कि परफॉर्मेंस में कमी क्यों आ रही है। क्या एम्प्लॉय को सही ट्रेनिंग नहीं मिली है? क्या उसे रिसोर्सेज की कमी है? या फिर कोई पर्सनल इशू है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? दूसरा स्टेप है एम्प्लॉय के साथ 1-1 मीटिंग करना। इस मीटिंग में आपको ऑनेस्ट और डायरेक्ट होना होगा, लेकिन साथ ही साथ रिस्पेक्टफुल भी रहना होगा। उसे बताएं कि उसकी परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है और उसे ये भी बताएं कि आपको उससे क्या उम्मीदें हैं। उसे अपनी बात रखने का भी मौका दें और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। तीसरा स्टेप है एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना। एम्प्लॉय के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक और मेजरेबल प्लान तैयार करें जिसमें ये मेंशन हो कि उसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा और कब तक उसे इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। उसे जरूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। चौथा स्टेप है रेगुलरली फॉलोअप करना। इम्प्रूवमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करें। उसे फीडबैक दें और देखें कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। अगर जरूरत हो तो प्लान में एडजस्टमेंट भी करें। रैमसे इस बात पर भी जोर देते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको ये रियलाइज होता है कि कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए राइट फिट नहीं है। ऐसे केसेस में आपको मुश्किल डिसीजन लेना पड़ सकता है और उस एम्प्लॉय को जाने देना पड़ सकता है।
ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, लेकिन कई बार ये पूरी टीम और कंपनी के लिए जरूरी होता है। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी खराब परफॉर्मेंस को एड्रेस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार हम पर्सनल रिलेशंस या कल्चरल सेंसिटिविटी की वजह से ऐसे इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये टीम और बिजनेस दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, एंटर लीडरशिप का 8वां लेसन हमें यही सिखाता है कि खराब प्रदर्शन का सामना करना और उसे ठीक करना एक लीडर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। सिचुएशन को समझें, एम्प्लॉय के साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएं और रेगुलरली फॉलोअप करें। और अगर जरूरत हो तो मुश्किल डिसीजन लेने से भी न हिचकिचाएं। हमेशा याद रखिए, कन्फ्रंट एंड करेक्ट पुअर परफॉर्मेंस। लेसन 9, प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। तो दोस्तों, खराब प्रदर्शन का सामना करने और उसे ठीक करने के बाद एंट्री लीडरशिप का 9वां लेसन हमें सिखाता है प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयारी करना। डेव रैमसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा आगे की सोचता है। उसे पता होता है कि उसका बिजनेस कहाँ जा रहा है और वो वहां पहुंचने के लिए क्या करने वाला है। रैमसे कहते हैं कि बिना प्लानिंग के बिजनेस चलाना बिना नक्शे के गाड़ी चलाने जैसा है। आप शायद कहीं पहुंच तो जाएंगे, लेकिन शायद अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं। अब सवाल ये है कि भविष्य के लिए योजना बनाने और तैयारी करने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने होंगे। आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप अगले 1 साल में, 5 साल में या 10 साल में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। एक बार जब आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपको उन्हें अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसमें आपको ये सोचना होगा कि आपको कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होगी, आपको क्या एक्शंस लेने होंगे और आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। रैमसे अपनी कंपनी रैमसे सॉल्यूशंस के प्लानिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर रेगुलरली फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, अपनी कंपटीटर्स को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उनका मानना है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आपको हमेशा अपने प्लान्स को रिव्यू करते रहना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उनमें बदलाव करते रहना चाहिए। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी फ्यूचर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा नए ट्रेंड्स के बारे में अवेयर रहना होगा और अपने बिजनेस को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा। चाहे आपका स्टार्टअप हो या एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी, फ्यूचर के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है। ऑथर ये भी बताते हैं कि प्लानिंग में सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स ही शामिल नहीं होने चाहिए। आपको अपनी टीम के डेवलपमेंट, अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स और अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी प्लान करना चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने में हेल्प करेगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लानिंग में अपनी टीम को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, तो उन्हें ये फील होता है कि वो इस प्रोसेस का एक पार्ट हैं और वो ज्यादा कमिटेड होकर काम करते हैं। उनसे उनके आइडियाज और इंसाइट्स मांगे और उन्हें अपने प्लान्स में शामिल करें। तो दोस्तों, एंट्री लीडरशिप का 9वां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए योजना बनाना और तैयारी करना कितना जरूरी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी टीम को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। जब आपके पास एक क्लियर विजन और एक वेल थॉट आउट प्लान होगा, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे और अपने बिजनेस को सक्सेस की नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। हमेशा याद रखिए, प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। लेसन 10, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो दोस्तों, भविष्य के लिए योजना बनाने और तैयारी करने के बाद एंट्री लीडरशिप का 10वां और आखिरी लेसन हमें सिखाता है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मतलब अपना ख्याल रखना। डेव रैमसे इस बात पर जोर देते हैं कि एक लीडर के तौर पर आप अपनी टीम और अपने बिजनेस की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें। रैमसे कहते हैं कि अगर आप खुद ही बर्नआउट हो जाएंगे या आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो आप अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड नहीं कर पाएंगे और अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब सवाल ये है कि एक एंटरप्रेन्योर और लीडर के तौर पर अपना ख्याल रखने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपको अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके ढूंढने होंगे और अपनी मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखना होगा।
आपको अपने पर्सनल रिलेशंस के लिए भी टाइम निकालना होगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। रैमसे अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो वो बहुत ज्यादा काम करते थे और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। इसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर उन्हें लंबे समय तक सक्सेसफुल रहना है तो उन्हें अपनी केयर करना भी उतना ही जरूरी है। तब से उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने पर बहुत ध्यान दिया है। हमारे इंडियन कल्चर में भी सेहत को बहुत महत्व दिया जाता है। हम हमेशा से ही पहला सुख निरोगी काया मानते आए हैं। बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप हेल्दी और फिट रहेंगे तो आप ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहेंगे और आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे। ऑथर ये भी बताते हैं कि अपना ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद में और अपने बिजनेस में कर रहे हैं। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं तो आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और अपनी टीम को ज्यादा इफेक्टिवली इंस्पायर कर पाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपके ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और आपको हर समय काम करने का मन करता है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाकर रखें। आपको ये सीखना होगा कि कब ना कहना है और कब अपने लिए टाइम निकालना है। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का 10वां और आखिरी लेसन हमें यही सिखाता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और लीडर बनने के लिए आपको अपना ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपने बिजनेस का। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं और अपने लिए टाइम निकालें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप लंबे समय तक अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाएंगे। हमेशा याद रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो दोस्तों, ये थे एंटरप्रेन्योरशिप बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा और आपको एक बेहतर एंटरप्रेन्योर और लीडर बनने में मदद करेगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आउटरो की तरफ। तो दोस्तों, ये थे डेव रैमसे की पावरफुल बुक एंटरप्रेन्योरशिप के 10 जरूरी लेसन्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक बेहतरीन लीडर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। और हाँ, डीवाई बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी पावरफुल बुक समरीज और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इन लेसन्स में से सबसे ज्यादा कौन सा लेसन पसंद आया और आप उसे अपनी लीडरशिप जर्नी में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे लीडरली।